आज पीएम मोदी गिना रहे थे, हज कोटा गिना रहे थे, बगैर महरम के महिलाओं का हज पर जाना गिना रहे थे, बाकी तमाम दूसरी सहूलतें मुसलमानों को जो मिली है मोदी सरकार में वो गिना रहे थे। आप सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जनता ने नकार दिया है। जो वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के उदासीन हो चुके थे, उनके कार्यकर्ता घर से निकल नहीं रहे हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं है। उनकी पार्टी बुरी तरह से हार रही है, परेशान है, क्योंकि उन्होंने लास्ट 10 सालों में जनता की बात नहीं की है, दलों की बात की है। कभी हमारी बात करेंगे, कभी उनकी बात करेंगे, लेकिन जनता की बात नहीं करेंगे। 1950 की करेंगे, 1990 की करेंगे, 2012 तक की करेंगे, लेकिन 14 के बाद जनता की परेशानी के बारे में वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। जैसे मेरा एक मित्र कल मुझे मिला तो मैंने बोला क्या खबर है, तो उसने बोला कल शाम मेरी गली में भारतीय जनता पार्टी, कल शाम मेरी गली में एक नेता आए, बोले हाथ जोड़ के मुझे वोट दे दो। मैंने उनसे बोला आप किसानों का दर्द ले जाओ, महिलाओं की तकलीफ ले जा, युवाओं की परेशानी ले जा। तो वो बेचारे सन्नाटे में आए और मुझसे हाथ जोड़े और हमने उनको बोला बाय 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 बाय। वो चले गए, क्योंकि वो ना तकलीफ लेना चाहते हैं किसानों की, ना कोरोना का दर्द लेना चाहते हैं, ना जो महिलाएं हैं उनकी तकलीफ सुनना चाहते हैं, ना जो युवा है, जो छात्र है, उसकी उदासी के बारे में सुनना चाहते हैं। कुछ नहीं सुनना चाहते और ना उनकी समस्या का समाधान करना चाहते। तो ये जो समस्याएं हैं, इस समस्या पे बात ना हो जाए, इस समस्या पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए दुनिया भर की समस्याएं नहीं पैदा करती है भारतीय जनता पार्टी, नई समस्या पैदा कर रही है। क्योंकि वो समस्या इसलिए पैदा कर रही है कि मूल मुद्दों पे जनता का ध्यान नहीं रहे। लेकिन जनता इस बार बहुत समझदार है। जनता आप कह रहे हैं ये मूल मुद्दा है। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का मूल मुद्दा ये है कि आप लेफ्ट की विचारधारा को अपनाते हुए, कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा को अपनाते हुए, आपकी मेहनत की कमाई, आपका गहना, आपका जितना जमीन जायदाद है उसका सर्वे करेगी और उसके बाद वो सब में एक सरीका बांट लेगी। लेकिन यहाँ कोई मेहनत नहीं देखी जाएगी कि किसने किसकी मेहनत कितनी की है और कितना कमाया। मुझे इस पर जवाब दीजिए ना, जो आरोप आप पर वो लगा रहे हैं, क्या ये होगा? जवाब दे रहा हूँ। इस देश, सुनिए, किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की थी, नहीं हुई ना। अब हमारी सरकार आएगी तो होगा। 1% लोगों के पास में देश की 40% संपत्ति है। क्यों है भाई? और लास्ट 10 सालों में धन्ना सेठों की 280% संपत्तियां बढ़ी। क्यों बढ़ी भाई? किसान की इनकम दोगुनी नहीं हो सकती, किसान की अपनी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा। किसान अगर गेहूं पैदा करता है तो उसको गेहूं का दाम नहीं मिलेगा, एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन वही किसान अगर सोना खरीदने जाएगा तो 35,000 जो तोला होता था 70,000 तोला हो गया। आप लेनिन और मार्क्सवादी विचारधारा पर जा रहे हैं ना। जवाब दे रहा हूं। आप ये आप वही विचारधारा कह दीजिए ना कि हाँ हम लेफ्टिस्ट विचारधारा के तहत चलेंगे। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा किसान की उनकी लागत का, गेहूं पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, चावल पैदा करता है, उसका लागत नहीं मिलेगा। लेकिन सोने का दाम 35,000 तोले। अरे ये किसी ने मना किया है क्या? उस सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं। पर आप ये कह रहे हैं कि उद्योगपतियों से उनका पैसा छीनकर, बाकी तमाम जो कमाने वाले वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनसे उनकी वेल्थ छीनकर, ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं सर? मैं तो कह रहा हूँ नहीं, ये कैसे हो सकता है कि नहीं कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ रही है अचानक और यहाँ पे जो गरीब होता चला जा रहा है, या किसान की इनकम 27 रुपए पर डे रह गई है। That's a different thing, sir. चले जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से संपत्ति को क्रिएट कर रहा है तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। लेकिन कोई मेहनत से अगर कोई कानून का पालन करते हुए अपनी संपत्ति बना रहा है तो आप कोई उससे थोड़ी वापस लेके और सब जगह बांट लेंगे। ये कहाँ तक जायज होगा? आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ लेफ्टिस्ट विचारधारा है। ओके अनुराग जी, बस एक सेकंड रुक जाइए, इसका जवाब शहजाद पूनावाला देंगे। अरे सुन लीजिए, नहीं ओके नहीं चलेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं ओके क्यों होता है? ओके नहीं है, पहले जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। किसान नहीं, एजेंडा नहीं, शहजाद पूनावाला को भी जवाब नहीं मिलेगा, जवाब रुक जाइए। जवाब मिलेगा। आप पहले आप वाजपेयी जी, आप पहले वाजपेयी जी, फिर मैं आऊंगी आपके पास। वाजपेयी जी समय दिया था बीजेपी को, विपक्ष को भी समय दीजिए। अरे विपक्ष को इतना समय दिया और कितना समय दूं सर? रेशियो के मुताबिक आपको वक्त से ज्यादा वक्त दे दिया है मैंने।
लेकिन शहजाद पूनावाला पहले 30 सेकंड में संक्षेप में ये जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए और उसके बाद मैं अपने दो और मेहमानों का रुख करूं। रूबिका जी, देखिए, इन्होंने महिलाओं की बात की, तो यही महिलाओं का अधिकार छीनने की तो बात कांग्रेस का मैनिफेस्टो कर रहा है, ये कहकर कि हम लोग पर्सनल लॉ अर्थात शरिया अर्थात 3 तलाक को वापस लागू करेंगे। संदेश खाली पर भी चुप रहे और नेहा के हत्यारे फयाज को भी सेकुलर संरक्षण कैसे दिया जा रहा है कर्नाटका में, हम देख ही रहे हैं ना। कौन गया उनसे मिलने? नड्डा जी गए, सीबीआई की मांग की, इन्होंने क्या किया? लव अफेयर बताकर उसको गायब कर दिया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कर्नाटका के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, ये प्रकाशित स्टेटमेंट है, आई विल गिव द वेल्थ ऑफ द नेशन टू मुस्लिम्स। ये किस प्रकार की राजनीति है? और ये समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी? इन्होंने तो 2012 के मैनिफेस्टो में रूबिका जी लिखा था कि आतंकी एक धर्म के होंगे तो छोड़ देंगे, फिर छोड़ना शुरू किया था, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। याद है वाराणसी ब्लास्ट के अपराधियों को छोड़ने का प्रयास किया था अखिलेश जी ने, और हाईकोर्ट ने कहा था कि कल पद्मश्री भी दे देंगे क्या इनको? तो ये वो लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति में आतंकियों के भी समर्थन में उतर जाते हैं। देखिए, मैं पूछ रहा हूँ मणिपुर की बेटी के बारे में चिंता नहीं है क्या? मणिपुर की अपनी हमारी बेटियां नहीं है क्या? बीएचयू की बेटियां हमारी बेटियां नहीं थी क्या? ये पहलवान महिला जो देश का गौरव बढ़ा रही थी, उनको रोड पे घसीटा गया, उसके बारे में तो सबके मुंह में दही जम गया था क्या? वो बेटी देश की नहीं थी क्या? हाथरस की बेटी देश की बेटी नहीं थी क्या? उन्नाव की बेटी देश की बेटी थी क्या? भंडारी कांड कहां हुआ? आप महिलाओं के बारे में कुछ बोलोगे नहीं? सवाल है। बारे भैया, बारे बीजेपी, बधाई भैया, क्या बात है। खुश हो जाइए, पर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी से सवाल पूछना चाहती हूँ। प्लीज अनुराग जी, आपकी आवाज कम कर रही हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, ये मामला एक बार फिर से मुसलमानों पर आ टिका है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इतने वर्षों तक मुसलमानों को सिर्फ टोपी पहनाई गई, मुंह में खजूर दिया गया और ताली बजाकर कहा गया हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन असल में अगर उनको कहीं फायदा मिला है तो वो बीजेपी कह रही है हमारे राज में मिला है, विपक्ष ये कह रहा है हम आएंगे तो ये जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं इनसे पैसा लेंगे और फिर बाकी सब में बांटेंगे। सारे तार जोड़े जा रहे हैं और मामला एक बार फिर से आ गया है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर। रूबिका जी, तपिश से बचता ये कब उसके इख्तियार में था? तपिश से बचता ये कब उसके इख्तियार में था? वो सायादार शजर। तस्लीम रहमानी साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। अच्छा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है शायद। जी मैं तो अभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरी आवाज को आप सही करा दीजिए तो फिर मैं बात करूं। आप बोल, अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आई है मेरी आवाज? मैं बोल रहा हूँ। जी मैं अर्ज कर रहा था कि तपिश से बचता ये कब उसके अख्तियार में था? वो सायादार शजर जो धूप के हिसार में था। हम इस देश का सायादार शजर हैं और सारी पार्टियों की धूप के हिसार में हैं। हमारे बगैर इस देश की राजनीति चलती नहीं है। प्रधानमंत्री जी को ये शुबा हो रहा है कि वो हारने वाले हैं, तो इस मुल्क के हिंदू कम्युनिटी को हमारा नाम लेकर डराया जा रहा है। सेकुलर पार्टियों को ये लगता है कि उनके पास कोई और वोट बैंक नहीं है तो मुसलमानों की बात करते हैं। तो हम वो दरख्त हैं सायादार शजर जिसको किसी से मिलता कुछ नहीं है। सारी धूप हमारे ही ऊपर आके पड़ती है, तपते रहते हैं, लेकिन नाम हमारा चलता रहता है इस देश में। 2006 से लेके आज तक कोई चीज हमको मिली नहीं। रोजाना मार्जिनलाइज हम होते चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री जो इक्वालिटी और इक्विटी का फर्क शायद समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी नहीं होता है। और देश में अगर बढ़ा है, संतुलन बढ़ रहा है, असंतुलन बढ़ रहा है वेल्थ का, तो कोई तो उसे ठीक करेगा। दूसरी बात, मेरी तो एक ही बीवी है और एक ही बच्चा है, तो क्या क्यों मुझे गाली दी जा रही है? मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कम्युनिटी है। मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि मैं इंक्लूडर की कम्युनिटी हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम जो सबका साथ सबका विकास करता है, वो मेरी कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहा है इस मुल्क में, इस किस्म के बयान दे के और सनातन धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़के, जो गैर कानूनी है।
मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन में शिकायत हुई है, मुझे खुद भी जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास ये शिकायत लेके कि मुझे गाली दी गई है। तस्लीम रहमानी साहब, आपने अपनी बात की, लेकिन आपको ये शर्म तब क्यों नहीं आई जब इसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के साथ अन्याय करते हुए ये कहा कि पहला हक यहाँ के संसाधनों का मुसलमान का है, तब आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आई? तब जब हिंदू मुसलमान किया जा रहा था बैठे हुए एक प्रधानमंत्री की तरफ से, तब आपका दिल क्यों नहीं दुखा? मुसलमानों का पूरा पक्ष एक प्रधानमंत्री की तरफ से ले लिया जाता है तस्लीम रहमानी साहब, तब आपका दिल नहीं दुखता है, तब आप शर्मसार नहीं होते हैं? आप ये चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेरे बगैर हम छायादार पेड़ हैं, मुसलमान कौम। सुनिए ना, सुनिए, मैंने आपको बहुत कायदे से सुना तस्लीम रहमानी साहब, आप कह रहे हैं कि मुसलमान कौम जो है, प्लीज सुनिए, कि एक छायादार कौम है और इनके बगैर किसी का काम नहीं चलता है।